हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी वन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जो कि हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 1 देखते हैं कि हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है, कि हिंदी का जो विकास किस तरह से हुआ है उनको देखता है। सबसे पहले है पाली, प्राकृतक, अपभ्रंश और हिंदी। तो सबसे पहले जो है वो पाली भाषा का विकास होता है। पाली के बाद पाली यहाँ पर लिखने में टाइपिंग गलत है, पाली यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। शुद्ध पाली जो है इस तरह से लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है पाली में। तो पाली सबसे पहले पाली भाषा आती है, और पाली के बाद जो है प्राकृतक, और प्राकृतक के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि प्राकृतक को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है। तो प्राकृतक को मीठी और संस्कृत को कठोर भाषा किसने कहा है? तो राजशेखर ने प्राकृतक को मीठी और संस्कृत को कठोर कहा है। तो हमने इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए हैं वह जो हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राकृतक प्रकाश किसकी रचना है। तो प्राकृतक प्रकाश जो है वो बरूची की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था। तो अपभ्रंश शब्द का जो सबसे पहले जो उल्लेख किया गया था वो पतंजलि के द्वारा अपभ्रंश शब्द का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। तो अपभ्रंश शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो पतंजलि के द्वारा 6वीं सदी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए। तो चरित काव्य जो है सर्वाधिक जो हैं रचे गए थे, तो वह जैन साहित्य में चरित काव्य जो हैं सबसे ज़्यादा रचे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है। तो अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है उसे अवट्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को अवट्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था। तो हिंदी को पुरानी हिंदी जो नामकरण किसने किया था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया था। नेक्स्ट देखते हैं संदेश रासक जो है किसकी रचना है। तो संदेश रासक जो है वो आहड़मान की रचना है। संदेश रासक जो रचना है वो आहड़मान के द्वारा रचित रचना है, जो कि यह 12वीं सदी में रचित है, और आहड़मान को अब्दुल रहमान के नाम से भी जाना जाता है। संदेश रासक में 223 छंदों का जो क्या है एक विरह काव्य क्या है। संदेश रासक जो है वो 223 छंदों का एक विरह काव्य है, और इस खंड काव्य में ब्रह्मणी की मार्मिक विरह व्यथा की प्रस्तुति की गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे।
तो अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो अपभ्रंश में जो कुल स्वर थे 10 जो हैं, कितने थे? अपभ्रंश में कुल 10 स्वर थे। नेक्स्ट देखते हैं, अपभ्रंश को देश भाषा किसने माना है? अपभ्रंश को जो है देश भाषा किसने माना है? तो अपभ्रंश को जो देश भाषा माना है पिसेल, ग्रियर्सन, भंडारकर ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। नेक्स्ट देखते हैं, अपभ्रंश का प्रथम प्रबंधक काव्य कौन सा है? तो अपभ्रंश का जो प्रथम प्रबंधक काव्य जो है धनपाल कृत भविष्यत कहा। धनपाल कृत भविष्यत कहा जो है अपभ्रंश का प्रथम प्रबंधक काव्य है। धनपाल जो हैं वो 10वीं सदी के कवि हैं। यह अपभ्रंश का प्रथम प्रबंधक काव्य है। इसके माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्म परिणाम और साध्वी कुटिल स्त्री का अंतर दिखाया है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति किसने कहा है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को जो भवभूति का है वो डॉक्टर भयाड़ी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति का है। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं कि अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन हैं? तो अपभ्रंश में जो राम काव्य के प्रथम कवि जो कौन है? तो अपभ्रंश में राम काव्य के जो प्रथम कवि हैं स्वयंभू हैं। स्वयंभू ने पयुम चरयु में राम काव्य का वर्णन किया है। परम चरयु जो है वो 5 कांडों में विभक्त है और इसमें 83 संधियों का वर्णन किया गया है। यह अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य है। इसमें राम कथा का वर्णन प्रश्नोत्तर शैली में किया गया है। इसमें राम, सीता, जनक आदि को जैन धर्म में दीक्षा लेते हुए दर्शाया गया है। और स्वयंभू की जो अन्य रचना है ऋठमी चरयु, पंचमी चरयु, स्वयंभू छंद जो हैं यह सभी स्वयंभू की रचना है और स्वयंभू 8वीं सदी के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया है? तो अपभ्रंश में कृष्ण कथा का जो सूत्रपात है वो भी स्वयंभू के द्वारा किया गया है। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य और राम काव्य की जो सर्वप्रथम शुरुआत की गई है तो वह स्वयंभू के द्वारा ही की गई है और स्वयंभू जो है वो 8वीं सदी के कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा गया है? तो अपभ्रंश का जो भवभूति कहा गया है पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा गया है। पुष्पदंत जो हैं दसवीं सदी के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना है महापुराण। इसमें जैन धर्म के 63 सलाटका पुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। नाय कुमार चरयु, जसहर चरयु, यह जो है पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिद्ध कवियों की भाषा को संधा भाषा किसने कहा है? तो सिद्ध कवियों की जो भाषा को संधा भाषा जो कहा है मुनि दत्त के द्वारा कहा गया है। सिद्धों की जो संख्या है वो 84 है, जिसमें पहले सिद्ध सरापा को माना जाता है और सिद्धों के नाम के पीछे पावड़ अवश्य जुड़ा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो अपभ्रंश का जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय छंद माना जाता है तो दोहा जो है वो अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है।
नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय आर्य भाषाओं का उदय कब से माना जाता है। तो जो भारतीय आर्य भाषाओं का जो उदय माना जाता है वो 1000 ईस्वी के आसपास जो है वो भारतीय आर्य भाषाओं का उदय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्धों के प्रथम कवि कौन हैं। तो सिद्धों के जो प्रथम कवि हैं सरअप्पा जो हैं वो सिद्धों के प्रथम कवि हैं। इन्हें सरहोरुहु वज्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें राहुल साहित्यकार जो है वो प्रथम कवि मानते हैं। और सिद्धों की संख्या जो 84 है। सिद्धों की भाषा जो है वो संधा है और संधा भाषा नाम जो है वो कवि मुनिदत्त के द्वारा दिया गया है। और सिद्धों के नाम के पीछे पा वर्ड जुड़ा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पाहुड़ दोहा जो है किसकी रचना है। तो पाहुड़ दोहा जो है वो राम सिंह की रचना है। और यह जो हैं 11वीं सदी के कवि हैं। पाहुड़ दोहा धार्मिक सिद्धांत संग्रह को पाहुड़ कहते हैं। इसमें 222 दोहों की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि श्रावकाचार किसकी रचना है। तो श्रावकाचार जो है वो देवसेन की रचना है। श्रावकाचार भी 10वीं सदी के कवि हैं। इसमें 250 छंदों की ये श्रावकाचार जो है वो 250 छंदों की रचना है। इसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है तथा गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो दामोदर शर्मा की उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो दामोदर शर्मा की रचना है। दामोदर शर्मा जो है वो 12वीं सदी के कवि हैं। यह व्याकरण ग्रंथ है। इस पुस्तक में काशी की भाषा का रूप पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कीर्ति लता जो है किसकी रचना है। तो कीर्ति लता जो है वो विद्यापति की रचना है। विद्यापति जो हैं वो 13वीं 14वीं सदी के कवि हैं। इसमें कीर्ति लता में राजा जयसिंह की वीरता, दानशीलता, शौर्य और राजनीतिक कुशलता का वर्णन किया गया है। विद्यापति जो हैं ने 3 भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी थी। विद्यापति की कुल 16 रचनाएं थीं, जिसमें 13 रचनाएं संस्कृत में रचित थीं, 2 अभट्ट में कीर्ति लता और कीर्ति पताका अभट्ट में रचित थी। पदावली जो है मैथिली में रचित रचना मानी जाती है। विद्यापति को अभिनव जयदेव, खेलावन कवि, मैथिल कोकिल कवि आदि उपनामों से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वड रत्नाकर के लेखक कौन हैं। तो वड रत्नाकर के जो लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर जो हैं वड रत्नाकर के लेखक हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जो हैं वो 14वीं सदी के कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि चंदन वाला रास किसकी रचना है। तो चंदन वाला रास जो है वह आसगू की रचना है। और चंदन वाला रास जो है वो 13वीं सदी के कवि हैं। यह 35 छंदों का एक लघु का खंड काव्य है। कितना? चंदन वाला रास जो है वो 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। इसमें राजा ददीवान की पुत्री चंदनवाला के जीवन संघर्षों की कहानी वर्णित की गई है। और अंत में चंदनवाला भगवान महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त होती है।
नेक्स्ट देखते हैं कि करकंड चरयु किसकी रचना है। करकंडू चरयु जो है वो कनकामरी मुनि की रचना है। कनका मुनि जो हैं यह 11वीं सदी के कवि हैं। इसमें 10 संधियों का एक प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि शब्दानुशासन किसकी रचना है। तो शब्दानुशासन जो है वो हेमचंद की रचना है। हेमचंद जो है वो 12वीं सदी के कवि हैं। यह जो है शब्दानुशासन जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट देखते हैं कि महापुराण किसकी रचना है। तो महापुराण जो है वो पुष्पदंत की रचना है। पुष्पदंत जो है वो 10वीं सदी के कवि हैं। इसमें जैन धर्म के 63 सलाखा पुरुषों का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। पुष्पदंत की अन्य रचना है नाय कुमार चरयु, जस हर चरयु हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कुबलय माला किसकी रचना है। कुबलय माला जो है किसकी रचना है। तो कुबलय माला जो है उद्योतन सूरी की रचना है। कुबलय माला जो है वो 9वीं सदी के कवि हैं। इस कथा में कुछ प्रसंगों में तत्कालीन बोलचाल की प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने उल्लेखनीय हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि रेवंतगिरी रास किसकी रचना है। तो रेवंतगिरी रास जो है वो विजय सेन सूरी की रचना है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी निरंतर करते रहें।